नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण पर हमारा खास बुलेटिन। आपके लिए कैसा रहेगा ये सूर्य ग्रहण? आज की रात आसमान बदलेगा और बदल जाएगी पूरी दुनिया की नजरें, क्योंकि साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। रात 11 बजे से शुरू होकर रात 3:23 तक ये खगोलीय घटना दिखाई देगी, यानी पूरे 4 घंटे 23 मिनट तक सूरज, चांद और धरती की ये आंख मिचौली देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा पल आएगा रात 1:11 पर, जब ग्रहण अपनी चरम अवस्था में होगा और उसी वक्त आसमान का रंग बदलेगा और नजर आएगा ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी नजारा। वैज्ञानिकों के लिए ये शोध और का मौका है, जबकि ज्योतिषों के लिए दावा कुछ और है। ज्योतिष इसको अलग अलग रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इसका असर वातावरण, मानव जीवन दोनों पर पड़ता है। सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ विज्ञान है या इसमें छुपा है आस्था का संदेश। तो तैयार हो जाइए साल 2025 के इस आखिरी खगोलीय शो के गवाह बनने के लिए, क्योंकि आज की रात का ये सूर्य ग्रहण आसमान से जमीन तक का नजारा बदलने वाला है। देखिए, सूर्य ग्रहण का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। ज्योतिषों के मुताबिक अलग अलग राशि वाले इंसान पर अलग अलग असर होगा। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि किस राशि पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ये भी जानेंगे आगे। आप देख लें कि आपकी राशि क्या है, आपकी जिंदगी पर प्रभाव इसका क्या पड़ने वाला है। हम साथ ही साथ चला भी रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, क्या असर डालेगा, ये जरा हम विस्तार से समझेंगे। खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ जल्दी से आपका करा दे। पंडित राजकुमार शास्त्री ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन सिन्हा, प्रोफेसर पवन सिन्हा ज्योतिषी हमारे साथ होंगे। प्रवीण कुमार मिश्रा ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष पुरोहित पूर्व वैज्ञानिक हैं, इसरो के, वो हमारे साथ हैं। और अनुपम कपिल ज्योतिष हैं, वो हमारे साथ हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। सबके मन में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के कई तरीके के संशय होते हैं, कई तरीके के सवाल होते हैं। इस सूर्य ग्रहण का असर आप कितना देखते हैं? सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबके मन में ये संशय होगा कि ये ग्रहण हमारे लिए कैसा होगा। तो सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि जब भी नेचर में कोई घटना होती है, खगोलीय घटना होती है, तो उसका असर पूरे भूमंडल पर पड़ता है, वनस्पतियों पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, मनुष्यों पर पड़ता है। और हमारी जो ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो राशियों पर असर पड़ता है। जैसे ये जो सूर्य ग्रहण आज रात लगने जा रहा है, ये कन्या राशि में लगने जा रहा है। तो कन्या राशि में तो इसका असर होगा ही होगा, बाकी राशियों पर भी इसका प्रभाव होगा। अच्छी बात यह है कि भारत में क्योंकि रात है और भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो भारत के लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत के ऐसे लोग जो उन इलाकों में रह रहे हैं जहां ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जैसे न्यूजीलैंड में रह रहे हैं आप, फिजी में रह रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो जिन भी इलाकों में ये ग्रहण दिखाई देगा, अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको सूतक के नियम मानने चाहिए, आपको ग्रहण के नियम मानने चाहिए, ताकि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आगे आने वाले दिनों में ना रहे। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। तो क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले से इसका सूतक लग गया है। तो जो लोग विदेशों में रह रहे हैं जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, तो आप सूतक के नियम मानिए। और यदि आप भारत में रह रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए ना आपको सूतक के नियम मानने की जरूरत है, ना ग्रहण के संबंध में जो हमारे शास्त्रीय नियम है वो मानने की जरूरत है। आप जैसे अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार के लोग विदेशों में रहते हैं और वहां रहते हैं जहां ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो उन्हें सारे नियम मानना चाहिए। ठीक है, राजकुमार शास्त्री जी, आपका एक रिएक्शन, क्योंकि अब भारत में क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो हम ये क्या माने कि हमें किसी तरीके के जो नियम है वो मानने की जरूरत नहीं है? फिर मतलब इसका जैसे चंद्रग्रहण में बहुत सारी चीजों को किया गया, लोगों ने माना किया, क्या यहाँ सूर्य ग्रहण में भी करने की जरूरत है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ से दिख नहीं रहा है? अर्पिता जी, देखिए, ग्रहण बहुत खगोलीय महत्वपूर्ण घटना है और उपनिषदों में आया है कि एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, अर्थात वह छोटी से छोटी वस्तु जो हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से भी नहीं देख पाते, वह भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होती है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा विश्व सुखी हो, ऐसी कामना करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से एक मैं सूक्त सुनाना चाहता हूँ, जिसे जो दर्शक टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनके घर में वाइब्रेशन जाए और यह ग्रहण काल में के सभी दोषों को नष्ट करने वाला सूक्त है। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं तत्त्वमेवेदं पुरुषास्तद्विश्वमुपजीवते विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाअग्नेयं विश्वात्मानं परायणं। यह श्रीहरि नारायण का सूक्त है। इस मंत्र की वाइब्रेशन से घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष या ग्रहण का दोष, क्योंकि ग्रहण हमारी जन्म कुंडली में भी आता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होती है, वह जन्म कुंडली भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होती है। राहु या केतु के साथ में सूर्य की युति होती है, तो वह जन्म कुंडली भी, उस जातक का जीवन भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होता है। और जिसकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है, चाहे चंद्र ग्रहण दोष हो अथवा सूर्य ग्रहण दोष हो, वह जब जातक पीड़ित होता है ग्रहण के प्रभाव से, उसका जीवन बहुत संघर्ष में बन जाता है, बहुत स्ट्रगल लाइफ हो जाती है। शारीरिक रूप से वह परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशानी होती है और उसके जीवन के सारे विकास रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रार्को यत्र साक्षिणः, चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक प्राणी के जीवन को अहरनिश 24 घंटे प्रभावित करते हैं। दिन में सूर्य का प्रभाव रहता है, रात्रि में चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जब दिवाबली अथवा रात्रि बली होता है, तो इस प्रकार से ये दोनों ग्रहण भारत में इस बार जो है, ये सूर्य ग्रहण जो है, ये भारत को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिद्धांत को पढ़ा है। सिद्धांत ज्योतिष में एक सूत्र आता है कि जो 12 राशियों के क्रमाद पांचाल, देशात और चोल वसुंधरा, यह जो राशियां हमारी 12 राशियां हैं, इनके वास स्थान हैं। तो जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये कन्या राशि में पड़ रहा है और कन्या राशि केरल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। पंचांग में इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया कि भारत के भी केरल प्रदेश को यह सूर्य ग्रहण प्रभावित कर सकता है। क्योंकि देखिए, हमारी जो राशियां हैं वह एक राशि 30 अंश की है और यह पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। सूर्य का जो है 6500 योजन उसका गोल बिंब का प्रमाण है। चंद्रमा 840 योजन प्रमाण है जो चंद्रमंडल है, और पृथ्वी का जो भूकर्ण है इसका 1600 योजन प्रमाण है। ऐसी स्थिति में जो कन्या राशि है वह केरल से, भारत के केरल से होकर के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाती है। देखिए, मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाता हूं कि जो लोहार होता है, अगर वह लोहे के टुकड़े को, एक टुकड़े को अग्नि में डालता है गर्म करने के लिए, तो उसका दूसरा जो भाग है लोहे का, वह अपने आप गर्म हो जाता है, ठंडा वह भी नहीं रहता है। तो यदि उसका प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव न्यूजीलैंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो कन्या राशि भारत के केरल क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व करती है। तो जहां तक मेरी कैलकुलेशन है ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, वह केरल प्रदेश में रहने वाले जो कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें भी बहुत सावधान
रहना चाहिए। केवल केरल, बाकी जगहों पर कन्या राशि वालों पे कोई हाँ, असर नहीं? देखिए जो 12 राशियां हैं, मैं आपको बताऊं, वो एक राशि जो है 30 अंश की है और ये पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों में बटा हुआ है। तो जो 12 राशियां हैं, उस कन्या राशि का जो प्रतिनिधित्व क्षेत्र है वह केरल में आता है। और इसी प्रकार से जो मीन राशि है वह कौशल देश का यानी कश्मीर का प्रतिनिधित्व करती है। तो कन्या राशि जहां पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसका प्रभाव केरल क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वह केरल कन्या राशि के प्रतिनिधित्व क्षेत्र का स्थान यानी है। मनीषा जी, कुल मिलाकर जो समझ आ रहा है कि सूर्य ग्रहण भले यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि लोहे का अगर एक हिस्सा गर्म होता है तो उसका पिछला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। हालांकि घर पे फिर वो लकड़ी लगाते हैं ताकि वो हिस्सा वहां तक गर्म ना हो, तो वो कौन सी लकड़ी लगानी पड़ेगी, यानी कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने होंगे कि उसका हम जो असर पड़ भी रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो ना पड़े? देखिए, उपाय तो सबसे सरल है कि यहाँ पर ग्रहण भारत में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन सूर्य जो है वो हम सब के लिए एक ही है। इसलिए जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं ना, तो चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण अभी हमने जो पूर्णिमा पर देखा, तो ये जो है वो फुल, जिसे फुल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण था। इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नजर आया। आप ही के चैनल पर हमने जब चंद्र ग्रहण पर शो किया था, तो आप देखिए इमीडिएटली नेक्स्ट डे नेपाल में क्या देखने को मिला। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले ये समझें, चंद्रमा जो है वो जनमानस को रूल करते हैं, वहीं सूर्य जो है वो सत्ता राजनीति के कारक हैं, अथॉरिटी रूल करते हैं। तो अब जब सूर्य ग्रहण की बात आई है ना कहीं ये राजनीतिक उथल पुथल हम कहें, कहीं पार्टी के हेड्स चेंज होना, राजनीति में नए चेहरों का आगे आना, किसी कहीं पे आप देखेंगे कि गवर्नर या सीएम में जो है वो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटस हैं ये बदले जाएंगे। तो ये बड़े लेवल पर चेंजेस जो है वो नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर दिख रहा है वहीं पर इसका इम्पैक्ट होगा, वहाँ से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं पर या वहाँ की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, वहाँ के मास लेवल से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन जैसा अभी शास्त्री जी ने समझाया, सूर्य को जो है वो परिवार का समझ लीजिए मुखिया है, और अगर मुखिया जो है वो कष्ट में होंगे तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ तो महसूस होगी। इसलिए किस कंट्री में कोई भी आपदा जब आती है तो उससे जुड़ी हुई आपदाएं आसपास के देशों में भी, क्योंकि हम कितनी तरीके से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जुड़े हुए हैं, हम जो है वो बाउंड्रीज कितनी कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं, तो कहीं पर भी जब कोई त्रासदी होती है तो इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पर भी आता है। इसके साथ साथ जो ये स्थितियां हैं अभी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी नेता अभिनेता की दुखद खबर या उनका चर्चा में आ जाना, क्योंकि सूर्य जो है वो भी कन्या राशि में है। कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है, और बुध जो है वो कहीं ना कहीं मर्करी जो प्लैनेट है ना वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, स्पीच से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार स्लिप ऑफ टंग में ही, या हमने आवेश में आकर, कुछ अग्रेशन में आकर हमने कोई बात ऐसे कह दी जिसके का जो है वो इल इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, भूकंप जो है वो नज़र आते हैं। खासकर जो है अभी हमने पानी से जुड़ी हुई त्रासदियाँ देखी, अब फायर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स। अगर आप देखें इस साल कितने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं वो इस साल आए हैं। उसके साथ साथ बिल्डिंग्स का गिर जाना, कहीं ना कहीं जो वायु विमान से जुड़े हुए जो हैं, अब उनसे जुड़ी हुई परेशानियां जो है वो इस दौरान नज़र आती हैं। तो ये बहुत इनकरेजिंग फेज़ नहीं है। उसके साथ साथ रिसेशन वाली न्यूज़ भी जो है वो हमें नज़र आती है। ये तो आपने सारे डराने वाली बात कह दी अनुपम कौशिक जी। नहीं, मैं आपको अर्पिता जी थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगी। आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम एस्ट्रोलॉजर्स को देते हैं कि हम अपनी गणनाएं आपके आगे रख सकें, लेकिन हमारा कभी भी रीजन जो है वो डराना नहीं होता, बल्कि जनमानस से ये डर को दूर करने वाला होता है। क्योंकि हम सुबह शाम जब न्यूज़ भी देखते हैं तो कोई एनकरेजिंग न्यूज़ आजकल हमें नजर नहीं आ रही, और इसका इफेक्ट ग्रहणों के कारण होता है। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू। अनुपम जी, ये सवाल होता है ना कि अगर मान लीजिए कहते हैं अगर अब नेगेटिव है कुछ, तो एक दूर से आपको वो सूरज की किरणें जो ग्रहण से ग्रसित ना हो वो दिखे तो एक उम्मीद बंधती है। वो उम्मीद आप क्या देखते हैं अनुपम जी, जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह की खबरें वो बता रही हैं कि किस किस तरीके की खबरें आ सकती हैं, तो ये कब तक परिस्थितियां बनी रह सकती हैं, इससे कैसे उभरेंगे, और ये अभी का जो इम्पैक्ट है वो लगभग कितने दिन तक लोगों के जीवन तक रहेगा? अर्पिता जी, पहले बात तो ये ग्रहण यहाँ पे भारत में भले ना दिख रहा हो, लेकिन ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और इसका असर तो सबके ऊपर पड़ेगा, भले सूतक पातक और ये जो चीजें हमें फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य की किरण, सूर्य तो आत्म कारक है, विल को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जो मन को रिप्रेजेंट करता है।
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्य के नक्षत्र हैं। इनके देवता जो हैं आर्यमन देवता हैं और द्वादश आदित्य भी हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के जो हैं नक्षत्र जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इस नक्षत्र से रिप्रेजेंटेड है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल लोगों को जो प्रॉब्लम होने वाला है पूरे, क्योंकि रूलर्स जब प्रॉब्लम में आएंगे तो वो जो डिसीजंस लेंगे गलत डिसीजंस लेंगे, क्योंकि ये बुध जो है प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है और ये कंबस्ट है, अस्त है। तो पूरे दुनिया में नी जर्क रिएक्शंस, अभी आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके वजह से पूरे ग्लोब के ऊपर जो फाइनेंशियल जो असर पड़ने वाला है डिसीजन से, और फाइनेंस के ऊपर असर होता है तो लोग तो आज कहते हैं कि हेल्थ से ज्यादा लोग फाइनेंस अगर खराब हो गया तो सब कुछ परेशानी हो जाती है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि केरल के अंदर ये जो परेशानी इंडिया के अंदर आएगी, लेकिन अगर हम कुर्म चक्र को देखते हैं तो लास्ट मैंने लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण आपके चैनल पे जो नेपाल स्पेसिफिकली मैंने कहा था और रशिया की बात की थी, और दूसरे मैं आपको पर्टिकुलर एरियाज देना चाहता हूं। तो ये जो आपके बाहर के दर्शक भी जो है, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है, अभी से लेकर अगले 3 महीने तक इसका जो है इम्पैक्ट होगा। तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका, कालीकट, जुन्नागढ़, ट्रेवनकोर, नीलगिरीज, कन्याकुमारी, पलनी जहां कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, पलनी माउंटेन्स, तिरुनवल्ली, सदर्न आंध्र प्रदेश, मैसूर, गोवा, मैंगलोर। और क्योंकि ये कन्या राशि के अंदर है, जो त्रिपुरा के लोग और जो खास करके म्यूजिशियंस हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, इन लोगों को, और जो पैडी जो चावल का ये करते हैं वहां पे, ये एफ्लिक्शन होगा क्रॉप्स को। जो डीलर्स हैं धान्य के अंदर और जो वेल्दी जो बिजनेसमैन हैं, इनको परेशानी। और क्योंकि सिंह राशि जो रूलर्स को रिप्रेजेंट करता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है रूलर से लोग नाखुश रहेंगे। और क्योंकि इस ग्रहण के अंदर बुध अस्त है तो स्कैरसिटी होगी घी की और शहद की और ऑयल की। और क्योंकि जो ग्रहण भाद्रपद में है तो कलिंगा यानी कि उड़ीसा, मगध यानी कि बिहार, दरड़ यानी कि कश्मीर, यहां और वुमेन जो है ये सफर करेंगे, मिस कैरेजेस होंगे। वर्ल्ड का अगर हम चित्र लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है हमें, क्योंकि हम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जो भी अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वीजास के ऊपर ये 88 लाख वाला जो चक्कर शुरू हुआ है कि पे करना पड़ेगा कंपनीज को, इससे इकोनॉमीज पे फर्क पड़ेंगे। किस कंट्रीज में ज्यादा? सिंह राशि में जेरूसलम इटली, फ्रांस के पार्ट्स, पेरिस, लॉयंस, डमास्कस, शिकागो, बॉम्बे इंडिया में, रोम, फिर लॉस एंजलिस, बॉस्टन, वर्जीनिया। और मीन राशि के अंदर मैं ऐड करूंगा अपर इजिप्ट। अभी आप देखो इजिप्ट ने बिल्कुल अपने मिसाइल और ये सब तैनात रख दिए, इधर भी इस एरिया में प्रॉब्लम आने वाला है। अपर इजिप्ट, पोर्चुगल, सहारा डेजर्ट में हमें केयरफुल रहना है, अलेक्जेंड्रिया। और पुराने जो एक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण हुआ था उसमें रशिया, डेनमार्क, स्वीडन, अफगानिस्तान, मेक्सिको, ग्रीस, ब्रसेल्स, खोरासान, बल्गेरिया, जो आपके चैनल पे मैंने कहा था, ये 3-4 महीने और चलने ही वाला है। और किस टाइप के इफेक्ट होंगे? क्योंकि बुध जो है वो अस्त हो गया है, एग्जैक्ट ऑपोजिशन में शनि और नेपच्यून बैठे हैं वहां। तो उसके वजह से बहुत सारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं लोगों के, वो रैशनैलिटी नहीं होने की वजह से हम देखेंगे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे गवर्नमेंट्स के अंदर, लोगों में दुनिया भर में जो फेथ जो है वो कम हो जाएगा। और जो माइग्रेंट क्राइसिस है आप देख रहे हो सब जगह, जैसे हमने कहा था 9 वाला ईयर जो 2007 में आया, 2016 में भी जाया जब एंजेला मर्केल का जो ये माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, ये साल का भी टोटल 9 है। तो स्टार्ट में मैंने कहा था कि ग्लोबल रीसेट बटन दबेगा मार्च 29 को का, 5 अप्रैल को टैरिफ वॉर शुरू हो गया। और ये वॉर जो है ना, अभी जैसे हम आगे जाते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स भी बात करेंगे वेरियस एंगल्स पे, मैं कहना चाहूंगा कि जो अब हुआ है अरेबिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप हुआ है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी 50,000 फोर्सेस, 50,000 सोल्जर्स इनको अरेबिया को दिया और अरेबिया ने इनको फाइनेंशियल हेल्प किया है। तो इससे जो छबार का जो पोर्ट है ईरान के अंदर, जहां हमारा $8 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट रहा है, वहां पे ठीक है। यानी आप ये बता रहे हैं कि ये जितनी गतिविधियां फिलहाल हो रही हैं, इन सब का असर, इन सब की वजह कह लीजिए ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण है। इस पर एक मनीष पुरोहित जी से रिएक्शन ले लेते हैं, वो पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। मनीष जी देखिए,
जहाँ तक साइंस का या एस्ट्रोनॉमी का सवाल है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, जो भारत के वैदिक काल की जो कैलकुलेशंस हैं, उन पे तो कोई दो राय नहीं है, वो बड़ी सटीक हैं। एंड जैसे अभी ये भी बात आएगी, मुझे पता है कि शनि जो है वो सूर्य के सामने है, और ऐसी कुछ बातें भी आएगी। तो आज का ही वो दिन है जहाँ पे सैटर्न जो है उसका अपोजिशन है, बिग ग्रेट अपोजिशन है, ग्रैंड अपोजिशन कहते हैं, जिसमें जहाँ पर उसकी रिंग्स भी बहुत क्लियरली आप अच्छे टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस, हमारा पांचांग या हमारी जो एंशियंट मैथमेटिक्स है जो उनसे करी हुई है, वो बड़ी सटीक है, इसमें मुझे भी कोई दो राय नहीं है। और रही बात अर्थक्वेक्स की, जैसे बात चल रही थी, तो ऑन एन एवरेज हर साल 20,000 के आसपास अर्थक्वेक्स आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर दिन 55 अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थ के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स सदा ही मूव कर रही हैं। कुछ अर्थक्वेक सीवियर होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 1300 से 1500 के आसपास अर्थक्वेक्स हर साल 5 के से ज्यादा के रिक्टर स्केल के होते हैं। कभी कभी काउंट बढ़ भी जाता है, तो ये वेरिएशन चलता रहता है। बट देन एवरी डे 55 अर्थक्वेक्स रजिस्टर होते हैं, जो डिटेक्टेबल अर्थक्वेक्स हैं, थोड़ी जिनकी सिवियरिटी होती है। और ऐसे माना जाता है कि कंटिन्यूअसली अर्थ के ऊपर जिटर्स आते ही रहते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये पार्ट रहा। एंड फॉर श्योर साइंस कुछ भी प्रिडिक्ट ऐसा नहीं करता है, जैसा कि बाकी सब बता रहे थे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, वो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स कैसे उसको इफेक्ट करते हैं। साइंस इज हेल्पलेस इन दैट। अच्छा मनीष जी, क्योंकि जब सवाल ऐसे उठते हैं तो कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण पर बहुत सारे ज्योतिष जो हैं वो बहुत सारे भविष्यवाणी करते हैं। फिर वो सवाल उठता है कि वैज्ञानिक परिदृश्य से अगर देखें तो कैसे, क्या लगता है आप लोग को, ऐसा कैसे सटीक हो जाता होगा? देखिए, एक्चुअली साइंस का पर्पस जो है वो होते हुए फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना है। एक कंप्लीट अलग है, विज्ञान सवाल है, वो अलग परिवेश है, उसका रास्ता ही अलग है। और हम जब बात करते हैं आस्था की, तो विज्ञान आस्था के साथ कभी भी ओवरलैप नहीं करता है। कोई उनके दो रास्ते कभी जाके मिलते ही नहीं है आस्था में। कुछ ऐसे सवाल फिजिक्स में भी हैं जिनका जवाब नहीं है। ब्रह्मांड फैलता क्यों जा रहा है, कहाँ से आ रही है उसकी ऊर्जा? ज्योतिष भी एक कैलकुलेशन है, बिल्कुल, जिसका मैं मानता हूँ सूर्य ज्योतिष जो है वो सिद्धांत बहुत ही में सटीक बृहद कैलकुलेशन वर्णन है। सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट कहा गया है कि मैथमेटिक्स सूर्य है। का जो गोलाकार प्रतिबिंब है उसका प्रमाण 6500 योजन है। चंद्रमा का चंद्रमंडल का जो प्रतिबिंब है उसका प्रमाण 480 योजन है। भूकर्ण पृथ्वी का जो प्रमाण है वह 1600 योजन है। पूरे ब्रह्मांड को 360 अंशों में बांटा है। एक राशि 30 अंश की है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। 3 राशि की एक त्रिज्या 90 अंश की है। अब यहाँ ये तो पूरा कैलकुलेशन है, गणित है, इसमें आस्था और श्रद्धा विश्वास का तो कोई काम नहीं है। अब गणित को आप श्रद्धा के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? नहीं, हमने तो पूरा गणित करके आपके सामने रखा। आप वो कह रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की जो वैदिक कैलकुलेशंस हैं, ये जो सारा गणितीय ज्ञान है, इस पे कोई को भी शक नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती कि उन गणितीय कैलकुलेशन से बाकी जो सारी प्रेडिक्शंस आप करते हैं वो कैसे हो रही हैं। तो वो ओवरलैप साइंस के पास नहीं है। जो हम फलादेश करते हैं, आप मेरी बात सुनिए, जो हम फलादेश करते हैं वह आकाश में गोचर करने वाले नक्षत्र, राशि और ग्रहों के आधार पर करते हैं। सूर्य और चंद्रमा दूसरे ग्रहों की गति के आधार पर करते हैं। सभी की गतियां अलग अलग हैं। कौन सा ग्रह कितने, सूर्य की 1 अंश प्रतिदिन की गति है, चंद्रमा इसी प्रकार से 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है। तो सभी चंद्र ग्रहों की गति के आधार पर करते हैं और राशियों के आधार पर करते हैं। और वह राशियां, नक्षत्र और ग्रह पूरे पृथ्वी में रहने वाले छोटे से छोटे जीव को भी, यहाँ तक कि जल के अंदर रहने वाले जीव को भी प्रभावित करते हैं, वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, पशु पक्षियों को प्रभावित करते हैं, मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। आप आस्था नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि आस्था नहीं है तो प्रभाव नहीं डालेंगे, वो तो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी में रहता है। सूर्य सिद्धांत कहता है कि हमारा कंट्रोल आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों पर है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें सवाल नहीं कर रहा मैं। अगर आस्था है
तो वो इसको मानेंगे। अच्छा, लेकिन मनीष जी मुझे ये बताइए ना, ग्रहण के समय जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके व्यवहार में जो बदलाव आता है, क्या वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? देखिए, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने का मतलब ये कि आप पूछें कि भाई कितने जानवरों को ऑब्जर्व किया गया, उसका कोई डेटा। साइंस देखिए क्या है, साइंस ऐसा नहीं है कि किसी एक जानवर दो जानवर की बात करके हम कह सके। साइंस है जहां पर कंटिन्यूस खूब सारे एनालिसिस किए गए हों और उनको ऑब्जर्व किया गया हो, तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके लिए पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो भरी दोपहर में अगर अचानक अंधेरा हो जाता है और कोई जानवर है जो रात के समय पे जो अपने घर में रहता है, लेकिन जब सूरज की रोशनी निकल रही है तो वो बाहर निकलता है, तो उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आप कह सकते हैं हुआ है। लेकिन जब साइंस की आप बात करते हैं तो उसको एक प्रमाण चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए, उसको चाहिए कि कितने जानवर आपने ऑब्जर्व किए, किस किस लैटिट्यूड के जानवर ऑब्जर्व किए, क्या आपने छोटे छोटे नॉकटर्नल्स को भी ऑब्जर्व किया, रेंगने वालों को भी किया, उड़ने वालों को भी किया, कीट पतंगों को भी किया। तो वहां पर ये फिर कंप्लीट अपने स्ट्रीम बन जाएगी जहां पे आपको ये सारी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से मैम, फिर पवन जी के पास। ऐड करना चाहूँगी टू ब्रिज दिस गैप। हम भी साइंस की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि एस्ट्रोनॉमी को साइंस की उपाधि दे दी गई और एस्ट्रोलॉजी को साइंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया। उसे लोग यूजुअली शब्दों में सूडो साइंस कह देते हैं, लेकिन हमारा सबका जो है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप की बात करें तो हम उसे साइंस ही कहते हैं। और जहाँ आप आस्था की बात कर रहे हैं, आई एम टोटली विद यू ऑन दिस। आस्था इज वर्ल्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आस्था जो है ना, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता भी है, इसीलिए हम आस्था रखते हुए अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी से मैं पवन सिन्हा जी का भी ले लेती हूँ। सर देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये बाकी और ग्रहों की तरह से इसका इम्पैक्ट जो होगा, जिसकी चर्चा हमारे बहुत आदरणीय राजकुमार शास्त्री जी कर रहे हैं, तो उस पर मैं आऊँगा। लेकिन ये एक सेलेशियल एक्टिविटी है जो घटित हो रही है, और इस जो घटना का कुछ प्रभाव हम सब पर देखने में आएगा। तो आजकल जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो वाटर बॉर्डर्स हों, चाहे वो इकोलॉजिकल बॉर्डर्स हों, तो ये जो बियॉन्ड बॉर्डर्स काम करते हैं। आप देखिएगा न्यूजीलैंड में, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, या पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं, टोबैगो आदि, तो यहाँ पर परेशानियां होंगी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल हम पर आएगा। और जो मैं सेकंड करता हूँ जो श्री शास्त्री जी ने कहा कि जो दक्षिण का हमारा मालाबार रीजन है, तो वहाँ पर भी इसका प्रभाव आएगा, क्योंकि वाटर बॉडी है, तो वो लगातार एक्सपेंड करेगी और उसका प्रभाव आएगा। अब मनीष जी ने जो बात यहाँ पर कही थी, मनीष जी कहीं भी मुझे ये बड़ा अच्छा भी लगा कि मनीष जी वही बात कह रहे हैं जो हम कहते हैं। और ये आस्था नहीं है, ये विज्ञान है, पूरी तरह विज्ञान है। और इस विज्ञान की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि आस्था की जो बाउंड्रीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। विज्ञान की बाउंड्रीज स्काई इज द लिमिट वाली बात होती है। तो ये वो बाउंड्री है। आकाश में कोई परेशानी हो रही है, आकाश में सिचुएशन चेंज हो रही है, और उसका असर यहाँ पर जीव जंतुओं पे पड़ रहा है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी बॉडी जो है वो मान लीजिए 10 घंटे की उड़ान करती है, और यहाँ अचानक ये क्या हो गया, रात हो गई। तो वो परेशान होने लगते हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, हालांकि इस पर मैं ये कहूँगा कि हमारे को और रिसर्च करने की ज़रूरत है। कुछ गैसेस एमिनेट होती हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि पूरे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंज आता है, जिसकी तरफ मनीष जी भी इंडिकेट कर रहे थे। तो जो जो वो चेंज आना शुरू होता है, तो उसकी स्टडी यदि हम बहुत ध्यान से करें तो हमें सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के इफेक्ट्स पता लगेंगे।
हाँ, मैं इसको नहीं मानता सूर्य कि ग्रहण और सूर्य चंद्र ग्रहण दिक्कत में है, सूर्य परेशान है। सूर्य तो आकाश के दूसरे हिस्से में वैसे ही चमक रहा है जैसे प्रतिदिन चमकता है, बस प्रकाश धरती पर आना रुक गया है। तो अच्छा, ये ये चीज एक मैं जरा चीज है। पूछ लेती हूँ, क्या इसको लेकर मनीष जी कोई रिसर्च, जैसे वातावरण में किस तरीके का कोई बदलाव होता नहीं, है नहीं, ऐसे वक्त पर नहीं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में किसी तरह कुछ भी प्रदेश नहीं पर? है, कुछ भी नहीं है। हाँ। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है, सोलर एक्लिप्स जो होता है, वो एक सेलेस्टियल फिनोमेना जो होता है, उसको इसलिए बहुत ज्यादा कवर किया जाता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तब सूरज जो है वो छुप जाता है, तो उसके आजू बाजू के जो स्टार्स हैं उनकी स्टडी की जा सकती है। जैसे मैं एक आपको वाक्य सुनाता हूँ, वाक्य एल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने अपनी बहुत बड़ी जो थ्योरी थी वो उन्हें दे दी कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो कैसे काम करता है, वो रोशनी को भी बेंड कर सकता है, लाइट को भी बेंड कर सकता है, ग्रेविटी कुछ एक ऐसा फिनोमेना है। अब हुआ ये कि 1919 का साल था और वहां पर ग्रेट ग्रैंड सोलर एक्लिप्स था, तो सूरज पूरा छिप चुका था। तो जब सूरज पूरा छिप चुका था तो उसके आजू बाजू का जो कोरोनल मास होता है उसको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है तो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो तुरंत भागते हैं उस लोकेशन पे जहां से उसको ऑब्जर्व कर सके, एक पार्ट। दूसरा, उस वक्त जो सर आर्थर एडिंगटन थे उनने एस्टेब्लिश करके अपने इक्विपमेंट्स को स्पेसिफिक लोकेशन पे ये देखा कि सही में जो तारा, एक तारा उनने देखा, उस तारे की जो लोकेशन थी वो एक्चुअल लोकेशन जो है वो सूरज के पीछे होनी चाहिए, लेकिन वो तारा उस वक्त दिख रहा था जब सूरज छुपा हुआ था। तो हमने ये कंफर्म करा कि हाँ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने फिजिक्स की जो थ्योरी दी है वो थ्योरी काफी हद तक सही है, क्योंकि हम उसको इस वक्त घटित होते देख रहे हैं। तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं सोलर एक्लिप्स को जब हम बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम और सूरज को और नजदीकी से पढ़ सके। आपको मैं बताऊं, हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जो धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज की साइड एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ घूम रहा है और हर वक्त सूरज को पढ़ रहा है। वो सैटेलाइट सूरज को जो पढ़ रहा है उससे भी ज्यादा सटीक तरीके से कंप्लीट सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ग्राउंड बेस्ड जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके पास चांस होता है सूरज को पढ़ने का। इसलिए सोलर एक्लिप्स को ज्यादा डिस्कस किया जाता है हमारी फैटर्निटी में, ये कारण मेन होता है। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि बहुत सारे तर्क इसको लेकर रहते हैं, इसमें आस्था और इसको भी एक तरीके से विज्ञान कहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, युग में आगे बढ़ते हैं जी, जैसे भाषा आप देखेंगे हर जगह अलग अलग भाषा आपको मिलेगी। जी, जी। उसमें अपभ्रंश हो जाएंगे, यानी किसी तरह से तोड़ मोड़ के इंसान, किसी ने कुछ बोला, उसके दादा ने कुछ और बताया, उनके पापा ने कुछ और बताया, और करके बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो क्या ज्योतिष के लिहाज से भी आप ये समझते हैं, जिस तरह से साइंस रहा हो, धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाने के लिए उसमें तर्क दिए, वो तर्क कुतर्क भी हो सकते हैं, वो तर्क यथार्थ से जुड़े भी हो सकते हैं, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया आज ऐसी हो गई कि दान दे दीजिए, आप ये काला तिल दे दीजिए, और ये सब जो बताई जाती हैं चीजें, तो इसलिए शायद इसको बहुत ज्यादा उस तरीके से ज्योतिष को देखने लग गए हैं कि अब इसका ये पता नहीं इससे होता भी है नहीं होता है, तो जो उसका मूल अर्थ और तथ्य था वो शायद छुप गया। बिल्कुल सही बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोश कोश में बदले वाणी, 4 कोस में पानी। तो हमारे यहाँ भाषा, भारत विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, हम सब की अलग अलग संस्कृतियां हैं, और लक्ष्य सबका एक ही है, हम एक ही भगवान की पूजा अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की पूजा नॉर्थ के लोग अलग तरीके से करेंगे, साउथ के लोग अलग तरीके से करेंगे। हमारे देश की जो परंपरा थी, संस्कृति थी, अंग्रेजों के आने के बाद काफ़ी कुछ अंग्रेजों ने उसको डिस्ट्रॉय किया, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसा मानना शुरू किया कि ये मिथक हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, और जो प्रोपोगंडा अंग्रेज़ों ने फैलाया हमारी संस्कृति को लेकर के, और उसको वो अपने पश्चिम की तरफ ले गए, और वहाँ से फिर जिस तरीके से उन्होंने बम्बार्डिंग की कि ये हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं इनमें कुरीतियाँ हैं, और उसी को लेकर के आज की जो पीढ़ी है उसी नज़रिए से देखती है, उसी चश्मे से देखती है। लेकिन हमारे जो गुरुकुल थे, वो अंग्रेज़ों के जो स्कूल थे वहाँ उससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से स्टडी कराते थे, पढ़ाते थे। हमारे जो गुरुकुल थे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से खगोल विद्या भी पढ़ाई जाती थी, गणित भी पढ़ाई जाती थी, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है। अंग्रेजी तो बहुत कमज़ोर भाषा है।
तो संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी भाषा को कमज़ोर किया, हमारी शिक्षा पद्धति को कमज़ोर किया और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर चोट किया, जिसकी वजह से अब ये देखने को मिलता है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ दान करो तो लोग उसको जो है गलत तरीके से देखते हैं कि ये दान करने का इससे क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ये सब वैज्ञानिक आधार हैं। जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जौ का दान करो। जौ एक ऐसा अन्न था जो सबसे पहले पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। अभी विज्ञान वाले रिसर्च करें कि पहला अन्न कौन था इस धरती में, तो उन्हें पता लगेगा कि पहला जो अन्न था वो जौ था। तो इस तरीके से अब जैसे अगर आज हम कहेंगे किसी को कि आप जौ का दान करिए, तो एक तो जो दान करने वाला है उसको जल्दी से मिलेगा नहीं, दुकान में लेने जाएगा नहीं मिलेगा, और जिसको दान देगा वो उस जौ का करेगा क्या। अगर मंदिर में दान कर दिया तो पंडित जी उसको हवन में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आम जनमानस किसी गरीब आदमी को दे दिया तो वो क्या करेगा। तो अब हम कहते हैं आज के ज़माने के हिसाब से कि आप चावल का दान कर दीजिए, ताकि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर रहे हैं तो अपने घर में चावल से प्रसाद तैयार करेगा और उसे ग्रहण करेगा, तो दान का फल तो आपको 100% मिलेगा ही। जी अनुपम जी आ रही हूँ, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुपम जी आ रही हूँ। जी मैं यहाँ पर दो बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ पर दूसरे की क्षुधा की पूर्ति पहले होती है, अपनी क्षुधा की पूर्ति बाद में होती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य हो, उत्सव हो, ग्रहण हो, हम दान का बताते हैं कि इससे समाज का भला होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी अन्न होते हैं, यद्यपि इस पे और अभी शोध की आवश्यकता है, लेकिन जितने भी अन्न होते हैं कहीं ना कहीं वह, जब हम कहते हैं ना देवताओं को प्रिय हैं, तो वह अन्न कहीं ना कहीं हमारे से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। और जो जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उससे भी वह सीधे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जब हम अपने शरीर से दूर करते हैं तो उस प्लेनेट से संबंधित जो हमारे पास माल एक्टिविटीज डेवलप होती हैं हमारे शरीर में, वो उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए दान का जो अर्थ है वह भावनात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है। जी अनुपम जी। मैंने सब तमाम पैनलिस्ट को सुना और इसमें मेरा बड़ा स्टडी है इस पर्टिकुलर रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पे। ये सिर्फ फेथ नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो 18 सिद्ध थे, जो ऋषि थे, उन्होंने हर ग्रह के साथ एक अन्न को भी जोड़ा। इस धरती के ऊपर जो सूर्य की रोशनी गिरती है, हर चीज के ऊपर, जैसे अगर आप देखते हैं विबग्योर, अभी नॉन स्पेक्ट्रम तो हम 7 ही कलर्स देख पा रहे हैं, लेकिन हर पर्टिकुलर ग्रेन के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर एक वाइब्रेशन एमिट होता है, उसका कलर होता है। इसको कलर थेरेपी से भी जोड़ा जा सकता है और हमारे ऋषियों के विजडम को तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। अब सूर्य ग्रहण की बात करते हुए मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य की रोशनी में इतनी ताकत होती है, हमें दिखती नहीं है, मतलब कि कितना हीट है, हीट फील होती है, बट वी कैन नॉट सी द लाइट। कि जब सनराइज होता है सब जगह आता है। अभी आप देखें कि जर्मन फिजिसिस्ट थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच नाम के, जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मनीष जी कुछ साइंस की और ज्योतिष की बातें कर रहे थे कि ये हो सकता है, ये प्रचलन है, हम तो नोन और ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन हमारे ऋषिज क्या कर रहे थे, उन्होंने भी तो ऑब्जर्वेशन और ये सब चीजें की है। और जो साइंटिस्ट अभी 1900s में भी, 2000 के बाद में भी यही फाइंडिंग्स जो ऋषियों ने किए थे उनको सब्सटैंशिएट करें। रॉबर्ट कॉच ने क्या कहा, उन्होंने कहा सनलाइट का एक्सपोजर जब लेते हैं हम, तो टीबी के जो पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस के, वो रिकवर होते हैं। लेकिन उनको बाद में नील फिंसन हुए, जिन्होंने, आपने सुना होगा फिंसन बल्ब्स जो इन्होंने इन्वेंट किया था। और फिंसन बल्ब्स का जो नील फिंसन भी एक फर्स्ट फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बात से लेकर, मतलब लाइट थेरेपी से रिलेटेड डिजीजेस को क्योर करना शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर ऑगस्टस रोलियर आए 1900s में, उन्होंने भी सनलाइट यूज किया टैन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सबके लिए, क्योंकि 18 डिग्रीज का टेम्परेचर जब हो सनलाइट का,
उसी टाइम पे टैनिंग करना चाहिए, नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेस से कई लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि 15 से 20 दिन अगर ये एक्सपोजर 2-2 बार भी लेते हैं 15 मिनट के लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे और बहुत सारे डिजीजेस क्योर होते हैं। बहुत क्लियर कनेक्शन है सनलाइट का और टूथ डिके का। जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के अंदर एक स्टडी, अमेरिका में स्टडी हुआ था कि 1939 में जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे जो लोग हैं 2200 घंटे सिर्फ सनलाइट पूरे साल में लेते थे, और इसके वजह से ना सिर्फ उनके बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी थी कैल्शियम की, लेकिन टूथ डिके ज्यादा था कंपेयर टू साउथ वेस्ट अमेरिका, जहां 3300 घंटे के जो एक्सपोजर जो है ये होता था। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो परेशानी आती है, हड्डियों के वीकनेस की जो होती है, वो सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी का जो महीना, जब सूर्य की रोशनी जो दिन जो है छोटे होते जा रहे हैं और लाइट कम एक्सपोजर होता है, तो हमें विटामिन डी की कमी होती है, और सबसे ज्यादा जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं इसी दौरान होते हैं। तो मैं समझता हूं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, और ये कहते हैं ना हैव अ सनी डिस्पोजिशन, तो 100 बीमारियों का इलाज है कि आप फ्रेश एयर लें, सन के अंदर बास करें, और इसे चलिए मतलब यहाँ तक जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि साइंस और ज्योतिष को भी आप जिस तरह ज्योतिष समझा रहे हैं कि इसमें भी किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार इसमें भेद करने की कोशिश हो जाती है, इसमें भेद किया जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन आप इसमें बता रहे हैं कि कैसे इसमें पूरा एक ही तरीके से एक ही पहलू समझा जाए। खैर, अब क्योंकि हम सूर्य ग्रहण पर बात कर रहे हैं, जरा उस पर लौट लें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक है जो हमें देख रहे हैं वो इस बात पर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भारत में तो देखिए मनीषा जी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका असर कितना होगा। उसके अलावा जो ये सूतक के सारे नियम है ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तुलसी रखना खाने में सब कुछ फॉलो नहीं करना, वो नहाना दान करना ऐसा कुछ भी करना है या कुछ भी नहीं करना, रोजमर्रे जैसा ही दिन और रात आपको बितानी है। जी देखिए, सूतक के कोई नियम एप्लीकेबल नहीं है। सूतक का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जहाँ जहाँ नग्न आंखों से अगर जो है, वैसे तो सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता नग्न आंखों से, पर जहाँ पर दर्शनीय हो वहाँ पर सूतक के नियम एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि भारत में नहीं है तो इसलिए सूतक के नियम की खाने में ये डालना है या बाकी चीज़ें करनी है, वो नियम जो है एप्लीकेबल नहीं है। महिलाओं के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ना ग्रहण का नाम सुनते ही टेंशन यहाँ आ जाती है। अरे वो पूरे जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो दूर दूर से फोन करके भी बताते हैं कि अरे ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल, इसलिए सबसे सरल चीज, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, बहुत आसान चीज जो कोई भी शख्स अपने घर में बैठा कर सकता है ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमें परेशान ना करे, तो वो है जाप। अब जाप आप जिस भी मंत्र का आराम से कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र सुनकर या नए मंत्रों को शुरू करना इस समय ना करें, बल्कि जो आसानी से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मानसिक जाप करिए। मानसिक जाप का इस समय के दौरान कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और सबसे पहले क्योंकि मानसिक वर्ड जो है वो साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो सबसे पहले ये है। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के बाद दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी को दान देते हैं, ऑलरेडी हमने दान के बारे में, क्या चीज़ें दान करें या दान क्यों किया जाता है, हमने बहुत बार बात हम इस शो में भी कर चुके हैं। तो इसलिए दान अगर आप करते हैं, आप ग्रहण के बाद आप सुबह उठ के जो है वो दान कर सकते हैं, तो वो भी अति उत्तम होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो ग्रहण से हमें समझनी चाहिए ना, वो ये कि ग्रहण कोई बुरा पीरियड नहीं है। देखा जाए तो एक मेडिटेशन के लिए, फोकस के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं कॉस्मिक अपना रीसेट करने के लिए, कॉस्मिक पॉज जो है वो हमें एक पॉज बटन जो है वो मिलता है ताकि हम रीस्टार्ट कर सकें। और इस दौरान सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रहण हमें ये चीज़ सिखाता है कि अंधेरे के बाद, हर रात की कहते हैं ना सुबह होती है, तो ये भले ही रात अंधकार आपकी लाइफ में, वही है ना कि अभी एक रात तो गुजरी चंद्र ग्रहण जो हमने साथ किया, अभी दूसरी रात बहुत जल्दी आ गई सूर्य ग्रहण की। हालांकि ये आखिरी है लेकिन फिर भी ऐसे छठा, उसके बाद फिर ये सूर्य ग्रहण। मैं जब गर्भवती की बात कर रही थी महिलाओं की, तो मैं एक सवाल और इस पर उठता है, क्योंकि वो महिलाएं जो अभी बच्चे को जन्म देने वाली हैं, क्या सूर्य ग्रहण के बाद का समय, क्योंकि वो 15 दिन का काल सबके लिए बताया जाता है कि वो अच्छा नहीं है, तो अगर जिनको संतान हो रही है अब जो होगी, तो उनमें ये क्या समय ठीक नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, या फिर उन पर भी कुछ खास असर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जिसने आना है ना जीव ने, तो हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं
वो जब ईश्वर ने उसका लिख दिया कि उसने आना है तो वो आएगा तो तभी। तो इसमें डर वाली मुझे चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि हम ये कहें कि नेक्स्ट 15 दिन में आप डिलीवर मत कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता। जिनकी डिलीवरी ड्यू है और होनी है वो इस दौरान होंगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये मिथ कहीं ना कहीं दिमाग पर प्रेशर बिल्ड करते हैं और एस्ट्रोलॉजी नहीं कहती। एस्ट्रोलॉजी आपको डराती नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता दिखाती है। तो इसलिए ये डर बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आप ये कहें कि अगले 15 दिन जो हैं वो उन पे लिए जो पैदा हो रहे हैं, उनकी लाइफ में जो है वो टेंशन रहेगी किस समय पैदा हो रहे हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी चार्ट जब हम बनाते हैं ना, तो आपका डेट, टाइम और प्लेस की जैसे ही हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है यहाँ पे जो है भारत में दर्शनीय नहीं था तो यहाँ के लिए कुछ अलग होगा। आप जिस जगह पैदा हुए हैं, आपका कंप्लीट हॉरोस्कोप चार्ट इज जस्ट लाइक योर एक्सरे मैप। तो इसलिए जो है वो उस टाइम कॉस्मिक एक्सरे वो नजर आ रहा है, तो वो डिफाइन करता है। इसमें सिर्फ ग्रहण से जुड़ी हुई टेंशन हमें, मुझे नहीं लगता, साथ जोड़नी चाहिए। मतलब असर क्या रहेगा? जैसे उपाय की हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे क्या उपाय हैं जो कर लेना चाहिए जो बहुत अच्छे रहें या कर सकती हैं महिलाएं? सबसे पहली चीज़ तो उपाय सबसे पहला यही है कि अपने इष्ट पर ध्यान दें। खासकर अगर हम बात कर रहे हैं कल से, तो माता रानी के दिन शुरू हो रहे हैं, और अगर आपका बार बार सवाल जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज पर ही जा रहा है ना, तो शक्ति के दिन शुरू हो रहे हैं, माता रानी के दिन हैं। इससे पावन दिन जो है वो नहीं हो सकते। और ये संयोग कहिए कि कहीं टेंशन सूर्य ग्रहण से जुड़ी थी भी, तो आगे माता रानी आ रही है, जिन्होंने तो माँ के लिए तो कहा जाता है ना कि बड़े बड़े असुरों का उन्होंने संहार किया है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जब देवताओं को बचाया है, तो फिर हम तो उनके अपने बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दौरान हमें किसी भी तरीके से डरना चाहिए। आप जो जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप आप इस दौरान कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रहण से जुड़ा हुआ नहीं भी, सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द को जितना चैंट कर सकें, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दान आप जो है वो ज़रूर करें। ये जो टेंशन चल रही है ना कि होगा तो क्या होगा और हमारा क्या होगा, ये दान से जो है वो ज़रूर आपकी टेंशन जो है वो रिलीव होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।